हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हम लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अमेंडमेंट। जो हम लोग के संविधान में अमेंडमेंट किया जाता है या अमेंडमेंट है, वो आप लोग का मूल संविधान में 102 था, लेकिन 103 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग 4 पार्ट में इस लेक्चर को बनाया जाएगा। और ये अमेंडमेंट जो है हम लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या आता है, सेकेंड में क्या आता है, आपको 42वां संविधान संशोधन में क्या आता है, 44वां में क्या आता है, 70वां में क्या आता है। तो ऐसे मतलब पूछ देता है। तो हम लोग इसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे और 25 को पहला भाग में लेकर चलेंगे और 25-25 करके 4 पार्ट में बनाया जाएगा वीडियो को। तो इसको हम लोग बनाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट लाने क्या रीज़न रहा भारतीय संविधान में लाने का। तो इसलिए रीज़न रहा, देखिए हम लोग का कहा जाता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो कैसा है, उसमें अमेंडमेंट की प्रावधान क्या है, तो वो न रिजिड है न ही फ्लैक्सिबल है, दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, तो अमेंडमेंट इसलिए लाया जाता है भाई कि कोई भी अगर आपको रूल पारित हो रहा है तो उस रूल में अगर फॉल्टें आ गई, बाद में उस भविष्य में क्या होता है कि उस नियम को बदलने की संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी बिल आया तो उसमें हो सकता है कि आगे सुधर गया हो या उसमें वो चीज़ें नहीं होना, वो गड़बड़ हो गया हो, तो उसको हम संशोधित करने का प्रावधान दिया जाना चाहिए। तो उसी प्रावधान को नाम है अमेंडमेंट, संशोधन। ठीक है, तो ये हम लोग के आर्टिकल 368 में आता है, भाग 20 में आता है संविधान के पार्ट 20 में, और आर्टिकल 368, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखते हैं इसमें। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अमेंडमेंट जो होता है हमारे संविधान में वो 2 तरीके से होता है, एक स्पेशल मेजोरिटी होती है और एक सिंपल मेजोरिटी होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अब ये इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही मतलब अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक चैप्टर है जो कि हम लोग अच्छे से, कि सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी में क्या आता है और सिंपल मेजोरिटी में कैसे क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, तो अब जैसे मोटा मोटी मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए क्या होता है कि सिंपल मेजोरिटी जो है, सिंपल मेजोरिटी में जैसे कि मान लीजिए कोई स्टेट है, कोई राज्य है स्टेट। ठीक है, तो उस स्टेट को अगर फॉर्मेशन करना है, उसको बनाना है नया, उसके बाउंड्री को अल्टर करना है, उसके बाउंड्री को का निर्धारण करना है, ठीक है, या उसका नेम चेंज करना है या नेम बनाना है, तो ये क्या होगा, ये सिंपल मेजोरिटी के तहत किया जाएगा। ठीक है, फिर आपको ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो जाती है, फिर इवोल्यूशन ऑफ मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो जाती है, मतलब कि जो विधान परिषद होता है उसको उन्मूलित किया जाता है, उसको क्रिएट किया जाता है, बना दिया जाएगा। तो ये चीज़ आती है। ऑफिशियल लैंग्वेज, सिटीजनशिप, पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेचर होता है उसका इलेक्शन के बारे में। फिर आपको 5th शेड्यूल में जो आते हैं शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल एरिया वाले। फिर आपको 6th शेड्यूल में जो एडमिनिस्ट्रेशन आता है जो ट्राइबल एरिया का, वो सब चीज़ें सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। ठीक है, और वहीं स्पेशल मेजोरिटी में क्या आएगा भाई, अगर अमेंडमेंट मौलिक अधिकार में करना है, फंडामेंटल राइट में, या डीपीएसपी में करना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है, तो इसको क्या माना गया है, इसको स्पेशल मेजोरिटी के साथ किया जाता है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए और विद कंसेंट ऑफ हाफ स्टेट, पूरे जो स्टेट होते हैं उसका आधा कंसेंट, सहमति होना चाहिए, और उसके बाद 2/3 मेजोरिटी। ठीक है, वो होता है स्पेशल मेजोरिटी। बारी बारी से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, ताकि हम लोग लेंदी नहीं बनाना चाह रहे हैं इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में क्या आता है भाई, आप लोग बताइए। तो कितने लोगों को इस पता होना चाहिए, ये बहुत ही आसान है, 1951 में आया था। ठीक है, तो 1951 में आया था। क्या आया था भाई, सबसे बड़ी चीज़ आप लोग इसमें से याद करने वाली चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखिए क्या है इसमें याद करने वाली चीज़ें, देखिए इसमें याद करने वाली चीज़ें हैं, एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो बैकवर्ड हैं उनका एडवांस इम्पावर्ड स्टेट को है, मतलब स्टेट इम्पावर्ड कर सकता है इसको। फिर 9th शेड्यूल को, जैसे उसमें लैंड एक्विजिशन की बात की गई है, लैंड रिफॉर्म, जुडिशियल रिव्यू की बात की, उसको ऐड किया गया। फिर और क्या ऐड किया गया,
ऐड देखिए, ऐड 3 मोर ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन। जो आर्टिकल 9 है हम लोग का, फ्रीडम स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, 19 सॉरी, आर्टिकल 19, तो उसमें जो क्या है 3 ग्राउंड रखा गया है, आधार रखा गया है। तो आधार क्या है भाई? पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन, इंसाइटमेंट टू द ऑफेंस, ये 3 आधार रखा गया है। इस आधार पे आप इसको ऐड किया गया, इस तीनों को फ्रीडम स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन में ऐड किया गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो आप लोग इतना याद रखिएगा, ये चीज़ें याद रखिएगा कि 9 शेड्यूल को जोड़ा गया। ठीक है, जो भूमि अधिग्रहण, ये चीज़ें आती हैं इसमें, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, और ये सब चीज़ें 3 फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन का ग्राउंड रखा गया 3। तो पहला हो गया, फिर दूसरा देखते हैं। सेकंड में क्या आ रहा है? सेकंड एक देखिए, सेकंड में क्या है? पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी जो होता है हम लोग का, उसका निर्धारण किया गया किसमें, कि कितना होना चाहिए जनसंख्या भाई, वोटर्स की जनसंख्या होनी चाहिए 6.5 लाख से 8.5 लाख, तब एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी बनेगा। समझ गए? तो ये चीज़ें हो गई। तो आइए, जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए सासाराम संसदीय क्षेत्र है, या छपरा संसदीय क्षेत्र है, या आपको कोई भी, मतलब कि इंडिया के ले लीजिए कोई भी संसदीय क्षेत्र है, तो एक संसदीय क्षेत्र का जो होना चाहिए वोटर्स 6.5 लाख से 8.5 लाख, तभी उसको पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी घोषित किया जाएगा। उसको साइज को फिक्स किया गया। ठीक है, उसके साइज को फिक्स किया गया। अब आइए तीसरा संविधान संशोधन में 1955 में आया। ठीक है, इसमें क्या गया कि लोकसभा का सीट जो होता है उसको लिमिट किया जाएगा, मतलब उसके लिमिट को मैक्सिमम जो होगा बढ़ाया जाएगा, 500 से अधिक किया गया। ठीक है, फिर आइए इसमें क्या हुआ, इसमें कि कंस्टिट्यूएंट जो लेजिस्लेटिव कंस्टिट्यूएंसी है, जो कंस्टिट्यूएंसी है मेंबर ऑफ, उसके मेंबर की बात की जाती है। 1 मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट, एक जो मेंबर होता है कंस्टिट्यूएंसी का, उसको रिप्रेजेंट कितने लोगों को करना है भाई, कितने पीपल को? 5 लाख से 7.5 लाख पीपल को, लोगों को रिप्रेजेंट करना है एक कंस्टिट्यूएंसी में। ठीक है, संविधान क्षेत्र, एक संवैधानिक क्षेत्र में जो होता है, नहीं संवैधानिक क्षेत्र नहीं, संसदीय क्षेत्र, तो इतना होना चाहिए 5 लाख से 7.5 लाख। तो ये किस में अमेंडमेंट में आएगा? तो तीसरा संविधान संशोधन 1955 में इसको लाया गया। आगे आइए, चौथा अमेंडमेंट, चौथा संविधान संशोधन 55 में आया। इसमें क्या किया गया भाई कि मेड द स्केल ऑफ कंपनसेशन गिवन टू लिव, ठीक है, ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बियॉन्ड स्क्रूटनी ऑफ कोर्ट। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होगा, प्रॉपर्टी होगा, वो कोर्ट के जांच से परे होगा। ठीक है, फिर देखिए, ऑथोराइज्ड द स्टेट ऑफ नेशनल एनी ट्रेड, एनी ट्रेड को, कोई भी व्यापार होगा, वाणिज्यिक व्यापार, उसको स्टेट ऑथोराइज्ड करेगा। फिर देखिए, इंक्लूड इसमें क्या किया गया, कुछ एक 9th शेड्यूल में, जो 9वां संविधान, 9वां क्या बोलते हैं शेड्यूल में, ठीक है, जो रखा गया है उसको इंक्लूड किया गया। फिर किया गया कि आर्टिकल 31 को सेविंग ऑफ लॉ है, उसको विस्तार किया गया, उसके विस्तार किया गया उसको। ठीक है, आगे आइए, 5वां संविधान संशोधन देखिए आप लोग, 5वां संविधान 55 में ही आया था। इसमें क्या किया, टेरिटोरियल मैटर, जैसे कि मान लीजिए कोई राज्य है, ठीक है, राज्य का नाम चेंज करना है, तो भाई इसके तहत चेंज हो गया, तो इस अमेंडमेंट में इसको शामिल किया गया 1955 में, 5वां संविधान संशोधन। छठा संविधान संशोधन क्या है भाई, तो छठा संविधान संशोधन में देखिए, टू अमेंड द यूनियन एंड स्टेट लिस्ट, यूनियन और स्टेट लिस्ट के बीच में जो टैक्स है उसको रेज किया गया, बढ़ाया गया, रिस्पेक्ट किया, मतलब उसके रिस्पेक्ट में, टैक्स के रिस्पेक्ट में, उसको बढ़ाने के रिस्पेक्ट में, यूनियन और स्टेट लिस्ट में उसको अमेंड किया गया। ठीक है, छठा संविधान संशोधन, याद रखिए टैक्स से रिलेटेड है, तो कैसा टैक्स, यूनियन और स्टेट लिस्ट के मैटर होना चाहिए। अब आइए कि 7वां संविधान संशोधन में क्या है, 1956 में आया था। इसमें एबोलिस्ट क्या किया, उन्मूलित क्या किया, एबोलिस्ट का मतलब उन्मूलन होता है, मतलब उसको हटा देना, खत्म करना, ठीक है, उन्मूलित कर देना। तो इसमें देखिए क्या आता है कि पार्ट, जो स्टेट हम लोग कैटेगरीज में डिवीजन हुआ था, पार्ट ए स्टेट, 4 पार्ट में डिवीजन हुआ था ना भाई, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में स्टेट डिवीजन हुआ था, जिसमें 14 स्टेट और 6 यूटीज को शामिल किया गया। उसमें तो इसको क्या कहते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें को याद करिएगा, रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट एक्ट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर इसमें क्या किएगा कि हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन होता है उसका विस्तार किया गया यूटी में, यूनियन टेरिटरी में, संघ राज्य क्षेत्र में। फिर देखिए,
प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन हाई कोर्ट टू और मोर। मतलब कि देखिए हाई कोर्ट का यूटी में विस्तार कर किया गया, फिर प्रोवाइड किया गया दो से अधिक जो स्टेट हैं उसका एक कॉमन कोर्ट भी होगा, एक दोनों का एक कोर्ट होगा, वो भी नियम इसमें पारित किया गया। फिर देखिए प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट, और एक एडिशनल जज की भी नियुक्ति की बात की गई। इसमें संविधान संशोधन 7वां में 1956 में आया था, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आइए, ये नोट आप लोग पढ़ लीजिएगा और लिखना होगा लिख लीजिएगा, तो ये नोट लिख लीजिएगा, ठीक है। कंस्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द हाई कोर्ट जजेस, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, फ्यू एंट्रीज इन द लेजिस्लेटिव लिस्ट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर 8वां संविधान संशोधन, तो 8वां संविधान संशोधन आप लोग क्या क्लियरिफाई करता है भाई? देखिए प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कीजिए, जमींदारी एवोल्यूशन की बात की जाती है, ठीक है, जमींदारी उन्मूलन लॉ की बात कीजिए जो 9th शेड्यूल में आता है, 9वां संविधान संशोधन में आता है। अब वही 9वां संविधान संशोधन देख लीजिए, इसमें माइनर एडजस्टमेंट टू टेरिटरी ऑफ इंडियन यूनियन, फिर कंसिक्वेंटली क्या है, टू आर एग्रीमेंट विद पाकिस्तान फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट डिमार्केशन ऑफ बॉर्डर विलेज। जो बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान से रिलेटेड, उनकी जो आसपास के भारत में जो विलेज हैं, गांव हैं, जो पाकिस्तान में जो विलेज हैं उसके गांव हैं, तो उसका डिमार्केट किया जाए, उसको निर्धारित किया जाए, उसकी सीमा का निर्धारण किया जाए। कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है। फिर आ जाइए 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन में देख लीजिए कि किसको शामिल किया, दादर नगर हवेली को, तीनों को शामिल कर दिया गया है, जो कि पुर्तगीज के कैप्चर में था। और 11वां संविधान संशोधन क्या कर रहा है कि इलेक्शन की बात की, किसके इलेक्शन को चेंज करने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को चेंज करना की बात की गई है, इलेक्टोरल कॉलेज के, ठीक है, ठीक है। तो आइए 11वां संविधान संशोधन हो गया, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इलेक्टोरल कॉलेज में चेंज करने की बात की गई। फिर देखिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है, तो इसको क्या इसमें बारे कि आप इलेक्टोरल कॉलेज में जो है कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी वैकेंसी इन अप्रोप्रिएट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। तो आप प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चैलेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो 11 संविधान संशोधन में याद रखना है कि इलेक्शन के बारे में है, इसके प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। किसी भी वैकेंसी इलेक्टोरल कॉलेज के स्तर पे अगर वैकेंट हो सीट, उस ग्राउंड पे आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, इसको प्रोवाइड किया गया। तो आइए आगे देखते हैं 12वां संविधान संशोधन। तो 12वां संविधान संशोधन में क्या है भाई? तो देखिए 12वां संविधान संशोधन में कि किसको इंक्लूड किया गया, गोवा, दमन एंड दीव को इंडियन टेरिटरी के रूप में किया गया, ठीक है। 11वें में क्या किया गया था, दादर नगर हवेली को, और 12वां में क्या किया गया, गोवा को, दमन दीव को यूटी के रूप में किया गया। 13वां को क्या किया गया, 13वां में कि नागालैंड का को बनाया जा रहा है, उसका फॉर्मेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो अब आइए आर्टिकल 371 ए याद रखिएगा, 371 ए स्पेशल प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाती है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में एक स्पेशल प्रोविजन की बात कीजिए, किसके लिए, नागालैंड के लिए। आप और आइए आगे 14वां में क्या कह रहा है, तो 14वां में कह रहा है कि पुडुचेरी को शामिल किया गया इंडियन यूनियन में। फिर आइए क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द यूटी, हिमाचल प्रदेश किसके लिए, किसको क्रिएट करने के लिए, लेजिस्लेचर विधायी और काउंसिल उसके परिषद वो मतलब मिनिस्टर के काउंसिल और उसके विधायिका को क्रिएट करने की बात की जाती है, उसके बनाने की बात की जाती है, किसमें, यूटी में, यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव और पुडुचेरी, इतना ध्यान रखिएगा। ये 14वां में आता है। अब आइए 15वां संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन में हाई कोर्ट के रीट को इशू करने की बात की गई है, देखिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हाई कोर्ट टू इशू रीट टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का, और अथॉरिटी, किसी भी पर्सन या किसी भी अथॉरिटी, कोई भी प्राधिकरण हो, इवन यहां तक कि आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ इट्स टेरिटरी, टेररिस्ट नहीं टेरिटरी होगा यहाँ पे, उसके जो ज्यूरिडिक्शन के अधिकार के बाहर भी जो होगा उसको इट कॉज द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज विद इन इट्स टेरिटोरियल बाउंड्रीज, उसके टेरिटोरियल बाउंड्रीज के अंतर्गत आएगा, ना ध्यान रखिए, उसको इनेबल किया गया, ठीक है ना। फिर हाई कोर्ट के जज को
के जो रिटायरमेंट एज होता है 60 से 62 कर दिया गया है 15वां संविधान संशोधन में 1963 में आया था। जो 16वां संविधान संशोधन 1963 में आया था, इसमें क्या किया गया, देखिए इसमें क्या किया गया, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन जो था उसको, उसके सोवर्निटी और इंटीग्रिटी को इंडिया में लाया गया, इंपावर किया गया उसको। 19 आर्टिकल 19 याद रखिएगा, उसको इंपावर किया गया, ठीक है। सोवर्निटी और इंटीग्रिटी को, संप्रभुता और एकता अखंडता को, और इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है, या अखंडता बोल सकते हैं, एक टर्म अखंडता होता है भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से, तो इसको याद रखिएगा। फिर देखिए सोवर्निटी और इंटीग्रिटी इसमें फिर भी आ गया, किसका भाई, लेजिस्लेचर का, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर का, मिनिस्टर जो होते हैं, जज और कैग का, उनके शपथ की बात की जाती है। शपथ की किसके किसके शपथ की बात की जाती है, अफर्म किया गया भाई, इंक्लूड किया गया कि इसमें इंक्लूड किया जज के, कैग, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर जिसको लेजिस्लेचर, मिनिस्टर जो होते हैं, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर की बात की जाती है, तो इनको इंक्लूड किया गया 16वां संविधान संशोधन। अब आइए 17वां जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। इसमें क्या किया गया, एक्विजिशन ऑफ लैंड ऑर्डर, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ लैंड ऑर्डर अंडर पर्सनल कल्टीवेशन अनलेस मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड ऑफ पेड कंपनसेशन। उस मतलब की भूमि को प्रोहिबिट कर दिया गया, जो लैंड और एक्विजिशन भूमि अधिग्रहण जो होता है उसको प्रोहिबिट कर दिया गया कि अंडर पर्सनल कल्टीवेशन, पर्सनल कल्टीवेशन जो होता है वो मार्केट वैल्यू को उस पर कंपनसेशन के रूप में दिया जाएगा, ठीक है, समझ गए। ये चीज़ है, लैंड एक्विजिशन से संबंधित है ये, उसको प्रोहिबिट कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया, मना कर दिया गया, प्रोहिबिट मतलब कि निरस्त कर दिया गया उसको, इस चीज़ को, समझ गए। जैसे कि क्या होता था पहले की लैंड एक्विजिशन के तहत, जो कि किया जाता था कि जैसे मान लीजिए हमारा पर्सनल कल्टीवेशन है, तो पर्सनल कल्टीवेशन वाले को भूमि अधिग्रहण बिल के लिए आपको उसको अगर सरकार के काम में है, ठीक है, तो उसको अधिग्रहित कर लिया गया, लेकिन उसको अब खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब क्या किया गया कि इसमें क्या किया गया कि आप, ठीक है, आपसे अगर आपका जो पर्सनल कल्टीवेशन है उसको मार्केट वैल्यू पर ही हम खरीदेंगे, सरकार को जरूरत होगी, अगर आप देने में सक्षम देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, तो जबरदस्ती वाली बात है, उसको प्रोहिबिट कर दिया गया, मना कर दिया गया, ठीक है, चीज़ें ये है। फिर देखिए इंक्लूडिंग 44 जो है उसमें एक्ट 9 शेड्यूल में जो है, 9वां संविधान 9वां शेड्यूल में जो है उसको 44 को और इंक्लूड किया गया एक्ट को, ये ध्यान रखिएगा। फिर 18वां देख लीजिए, इसमें आर्टिकल 3 याद रखिएगा, उसको क्लियरिफाई किया गया उसको, ठीक है, यूटी जो है यूनियन टेरिटरी जो है। फिर 19वां में सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल। देखिए क्या होता था कि जैसे कि एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया गया था, ठीक है, ये जैसे कि कोई इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन का एक ट्रिब्यूनल बनाया कि उस इलेक्शन से संबंधित चीज़ें वो देखेगा, लेकिन उसको ख़त्म करके उसको हाई कोर्ट को पावर दे दिया गया, ठीक है। ये चीज़ें 19वां संविधान संशोधन 1966 याद रखिएगा। फिर 20वां संविधान संशोधन देख लिए, इसमें आर्टिकल 233A को शामिल किया गया, लिया गया, इंसर्ट किया गया, ठीक है। इसमें क्या है 233A इंटर, देखिए इसमें क्या है कि अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर ऑफ एंड जजमेंट डिलीवर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रेजेंट एक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा इसको किया जाएगा, कमेंस किया जाएगा, किसमें, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन और ट्रांसफर और जजमेंट।